नमस्कार, स्वागत है आपका मनी गुरु में और आपके साथ मैं हूं स्मिता रिशाल। अब समय आ गया है कि अगर आपने अब तक अपने टैक्स को लेकर प्लानिंग नहीं की है तो जल्दी करें, क्योंकि लगभग 1 महीने से भी कम का समय है आपके पास, जिसमें आप स्मार्ट टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट जो है वो करके अपना टैक्स काफी हद तक बचा सकते हैं। तो आज के हमारे शो में एक्सपर्ट से जानिए क्या हो सकते हैं टैक्स बचत की लास्ट मिनट की प्लानिंग और टैक्स प्लानिंग में किन बातों का रखे ख्याल। हमारे साथ इस वक्त शो में हैं ट्रांजैक्शन स्क्वायर के फाउंडर गिरीश वनवारी जी और साथ ही हमारे साथ टैक्स एक्सपर्ट सुनील गर्ग जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले गिरीश जी आपके पास आती हूं मैं, 31 मार्च से पहले कौन कौन सी वो चीजें हैं जो एक टैक्स पेयर को कर लेनी चाहिए? आई थिंक सबसे पहली चीज है 31 मार्च से पहले जो आपकी एडवांस टैक्स इंस्टॉलमेंट है जो ड्यू होती है 15 मार्च को, वो बराबर से भरनी है। हर आदमी अगर वो एम्प्लॉयमेंट में होता है डिक्लेरेशन देता है अपनी कंपनियों को कि वो क्या क्या छूट करेगा। जो ओल्ड रिजीम है उस पर बहुत ही छूट होती है, जैसे एटीसी डिडक्शन, पीपीएफ में पैसा डालना, एलआईसी में पैसा डालना, मेडी क्लेम, मेडिकल एक्सपेंसेस, जो भी आपने कमिट किया है अपने एम्प्लॉयर को कि आप वो छूट लेंगे, वो सब इन्वेस्टमेंट्स ख़त्म करनी है 31 मार्च से पहले, नहीं तो बेकार में टैक्स लायबिलिटी खड़ी हो जाएगी। तो जो भी आपने कमिटमेंट दी है, जो भी आपने डिक्लेरेशंस दिया है, उसका आपको बिल्कुल एकदम ही कंप्लायंस करना है। एट द सेम टाइम एडवांस टैक्स की किस्तें बराबर से जमा करनी है। बहुत ही संभाल के करना है ये सब, क्योंकि ये आपकी इनकम नहीं है। बहुत लोग हमारे जैसे जिनके बच्चे छोटे हैं उनकी भी क्लबिंग इनकम होती है। आपने अगर गिफ्ट दिया है अपनी वाइफ को, उसकी भी क्लबिंग इनकम होती है। तो आपकी इनकम क्या है वो भी बराबर से एस्टिमेट करनी है, ताकि आप एडवांस टैक्स बराबर जमा कर पाए सब सब तरफों से। जी, तो कुछ ये प्लानिंग है जो आपको 31 मार्च से पहले कर लेनी है और ये बहुत ज़रूरी भी होती है। अब सुनील जी आपके पास आती हूँ मैं, क्योंकि ज़्यादातर टैक्स पेयर्स जो होंगे उनके मन में इस बार ये सवाल होगा कि हम कौन सी रिजीम को ऑप्ट करें। हो सकता है जिनके पास अभी तक ओल्ड टैक्स रिजीम हो वो चाह रहे हों कि न्यू टैक्स रिजीम में चले जाएं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्शन बढ़ गया है बजट के बाद से, जिस तरीके का गवर्नमेंट ने इसको अट्रैक्टिव बनाया उसके बाद इस रिजीम को लेकर। एक व्यक्ति अगर वो रिजीम को लेकर थोड़ा कंफ्यूज है तो उसको किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो ये ख्याल रखना चाहिए कि जो माननीय वित्त मंत्री जी ने 1 फरवरी 2025 को बजट पेश करते वक्त 12 लाख की स्कीम दी है, वो फाइनेंशियल ईयर 24-25 के लिए नहीं है। वो फाइनेंशियल ईयर 25-26 के लिए है। इसका मतलब ये हुआ कि जो रिटर्न अब आप फाइल करेंगे 31 जुलाई 2025 को, उसमें जो स्लैब होगा, नए रिजीम में 7 लाख तक कोई टैक्स नहीं है। बेसिक स्लैब 3 लाख रुपए का है, 87A की रिबेट मिलाकर 7 लाख रुपए होता है। पुराने रिजीम में 2.5 लाख का स्लैब है और 87A की रिबेट मिलाकर 5 लाख होता है। और विशेषकर जो सैलरीड एम्प्लॉइज हैं, जैसे माननीय वित्त मंत्री जी ने कहा था कि 72% लोग नए रिजीम में चले गए हैं, 28% पुराने रिजीम में हैं। तो मुझे लगता है कि अभी भी कुछ लोग पुराने रिजीम में रहना चाहेंगे, और विशेषकर वो सुनता जिनके पास हाउसिंग लोन भी चल रहा है, जिनके पास एटीसी, एटीसीसीडी में 2 लाख की छूट पूरी क्लेम कर रहे हैं, प्लस हेल्थ इंश्योरेंस जिन्होंने ले रखा है, या जिनके पास एचआरए भी है। मतलब कई बार ऐसा भी होता है कि क्योंकि 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी आप रख सकते हैं, तो एक एचआरए में आप रह रहे हैं और दूसरा आपकी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है। तो ऐसे केस में आप अभी भी ओल्ड रिजीम में फायदेमंद हैं। जो ब्रेक इवन पॉइंट आता है वो लगभग 3,75,000 रुपए पर आता है। मैं फिर दोबारा बता देता हूँ अपने दर्शकों को, हम बात कर रहे हैं वित्त वर्ष 24-25 के लिए। मैं 25-26 के लिए बात नहीं कर रहा हूँ अभी, उसका टाइम नहीं आया है। तो सबसे पहले तो विशेषकर जो वेतनभोगी कर्मचारी हैं, सैलरीड एम्प्लॉइज, उनको ये देख लेना चाहिए कि मुझे नए रिजीम में जाना है या पुराने रिजीम में रहना है। अगर आपको पुराने रिजीम में फायदा है, तो जैसा आपने बताया मेरे को पैनलिस्ट ने, जितनी आपकी इन्वेस्टमेंट आपने की है या आपने जो पहले लिख के दिया था अपने एम्प्लॉयर को, उनके प्रूफ 31 मार्च से पहले पहले जरूर जमा करवा दें, वरना आपका एम्प्लॉयर आपको नए रिजीम के हिसाब से आपका टैक्स काट लेगा। एक बात तो ये। और दूसरी बात जो बड़ी महत्वपूर्ण है, जो लोग भूल जाते हैं, 31 मार्च से पहले आप अपनी एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट को चेक कर लीजिए, AIS, और देख लीजिए कि आपकी जो आपकी डिक्लेयर्ड इनकम है, इसके अलावा तो कोई इनकम उसमें रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है। बिल्कुल। अगर बाई चांस कोई ऐसी इनकम रिफ्लेक्ट हो रही है जो आपसे बिलोंग नहीं करती है, कई बार गलती से आ जाती है,
तो कृपया करके आप उसमें अपना प्रोटेस्ट, उसमें आजकल आ गया है, रेस्पॉन्स का आ गया है कि दिस इंफॉर्मेशन बिलोंग्स टू मी और डज नॉट बिलोंग टू मी, और पार्टली ट्रू पार्टली नॉट बिलोंग टू मी। तो उसमें आपको रेस्पॉन्स करना बड़ा जरूरी है, वरना क्या होगा, मिसमैच का नोटिस आपको आना शर्तिया है। तो ये दो बिल्कुल काम आपको जरूर करने हैं। बिल्कुल। तो एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है, दोनों गेस्टों ने अभी बताया। AIS इसका डिक्लेरेशन आपको देना होगा। गिरीश जी, क्योंकि न्यू टैक्स रिजीम तो अट्रैक्टिव हुआ ही है, 12 लाख तक का एग्जाम्पशन, और अगर आप सैलरीड है तो 12,75 तक का आपको एग्जाम्पशन इसमें मिलता है। और जैसा कि बता रहे थे सुनील जी कि बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनकी जो टैक्स लायबिलिटी अगर ज्यादा होगी तो वो नहीं जाना चाहेंगे इस रिजीम की तरफ। लेकिन अगर हम इस रिजीम को देखें तो 12 और 12,75 के अलावा इसमें और कौन कौन से फायदे आपको दिखते हैं? सबसे बड़ा फायदा है न्यू रेजिम में स्टैंडर्ड डिडक्शन जो 75,000 रुपीज है। और दूसरा फायदा है लोअर टैक्स रेट्स, जैसे सरचार्ज भी बहुत कम है, 42 का पीक सरचार्ज ही लगता है, 39% लगता है। और जैसे जैसे इनकम बढ़ते जाती है न्यू रेजिम ज़्यादा अट्रैक्टिव होते जाती है। तो मुझसे लोग पूछते रहते हैं कि मेरी इनकम 15 लाख है, मैं क्या करूं। ऐसा स्ट्रेट आंसर नहीं है इसका, क्योंकि ओल्ड रेजिम में अभी भी HRA मिलता है, ओल्ड रेजिम में ATC डिडक्शन मिलता है, ATCCD, काफ़ी काफ़ी डिडक्शंस है, हाउसिंग लोन इंटरेस्ट और LTA। तो डिडक्शंस आर देयर अंडर अंडर द ओल्ड रेजिम। तो ब्रेक इवन पॉइंट जो मैंने समझा है, अगर जिसकी इनकम 20 लाख से ज़्यादा है और 20 लाख से ज़्यादा होने के बाद नई रेजिम ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्टिव होने लगती है। सो आप 12,75 का नंबर नहीं देखिए, आप अपना डिडक्शन देखिए, कंपेयर कीजिए हर डिडक्शन के साथ जो ओल्ड रेजिम में मिलता है, न्यू रेजिम में क्या टैक्सेशन आती है। बाय एंड लार्ज जिसकी भी आमदनी 20-21 लाख से ज्यादा होएगी, उसके लिए नया रेजिम ज्यादा बेटर लगता है बाय एंड लार्ज। तो रियली केस बाय केस कंपैरिजन करना चाहिए। और याद रखना चाहिए, ये जो रिबेट है ओल्ड ओल्ड रेजिम और अभी न्यू रेजिम में 60,000 रुपए का, वो कैपिटल गेन्स टैक्स में नहीं लगता है। तो हर आदमी को अपना एस्टिमेट करना चाहिए इनकम नेक्स्ट ईयर के लिए, चूज करना चाहिए उसके इन्वेस्टमेंट प्लान के हिसाब से, ओल्ड रिजीम बेटर है कि नया रिजीम बेटर है। 20-25 लाख के हिसाब से डायरेक्शन में नए रिजीम में जाएगा, और डिफॉल्ट रिजीम इज द न्यू रिजीम, वो भी ध्यान में रखना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और मुझे लगता है बहुत सारे लोगों के ध्यान में ये चीज़ें होती हैं, लेकिन हाँ, ओल्ड टैक्स रिजीम में क्योंकि बहुत सारे डिडक्शंस होते हैं और बहुत तरीके होते हैं जिससे कि हम टैक्स में राहत ले सकते हैं सुनील जी, इसलिए मैं आपसे जानना चाहूँगी ओल्ड टैक्स रिजीम के तहत कहाँ कहाँ हम राहत ले सकते हैं और कौन सी इससे क्विकली राहत है जो हमें अभी मिल सकती है, यानी कि अगर अभी तक किसी ने इसकी प्लानिंग नहीं की है तो 31 मार्च से पहले वहां निवेश कर सकता है। देखिए, जैसे मैंने बताया था कि पहली बात तो अभी जो रिजीम है वो 24-25 फाइनेंशियल ईयर के लिए 12 लाख की नहीं है, 7 लाख वाली है नई रिजीम में भी। दूसरी बात, आपको ओल्ड टैक्स रिजीम में बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं। ATC में 1.5 लाख की छूट है, 50,000 रुपए की ATCCD में है तो 2 लाख रुपए तो ये हो गया। 2 लाख रुपए की हाउसिंग लोन की छूट है, 4 लाख रुपए हो गया। मेडिक्लेम की छूट है 25,000 रुपए की अपने मेडिक्लेम के लिए, और पेरेंट्स की सेवा कर रहे हैं आप, आपके साथ हैं, 50,000 रुपए के उनके मेडिकल खर्चों की छूट मिलती है। जरूरी नहीं है कि उनका मेडिकल इंश्योरेंस हो, इस बात को भी ध्यान रखना है कि आपके सीनियर सिटीजन पेरेंट्स हैं तो 50,000 रुपीज आप एक्सपेंडिचर की छूट क्लेम कर सकते हैं। 4,75,000 रुपए हो गया। ATTT-B, ATTT-A में से छूट मिलती है 10,000 रुपए की, अगर आपको सेविंग अकाउंट से ब्याज है 4,85,000 रुपए हो गया। इसके अलावा HRA की छूट मिलती है, जिन एम्प्लॉयज को बहुत सारा HRA मिलता है तो वो क्वांटिफाई होती है, आप कितना रेंट पे करते हैं उसके हिसाब से। कुछ स्पेशल छूट है दिव्यांगों के लिए, मान लो कोई आपका दिव्यांग बच्चा है या दिव्यांग कोई डिपेंडेंट है आपके ऊपर, तो आप 1 लाख रुपए तक की छूट क्लेम कर सकते हैं। इसके अलावा आपने इलेक्ट्रिकल व्हीकल ले रखा है मान लीजिए, तो 2023 से पहले आपने परचेज किया था लेकिन उसकी आगे हाउसिंग की छूट चल रही है, वो आप क्लेम कर सकते हैं। और सिमता सबसे बड़ी छूट जो हर आदमी भूल जाता है लेना, वो है एजुकेशन लोन की छूट, एजुकेशन लोन पर मिलने वाले ब्याज की छूट। और आपको जानकर हैरानी होगी कि कितना भी ब्याज हो, कितना भी ब्याज हो, आपका 1 लाख हो, 2 लाख हो, 3 लाख हो, 4 लाख रुपए हो, आपने अगर हाउसिंग लोन एजुकेशन लोन ले रखा है किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, अपने लिए लिया हो, अपनी वाइफ या अपने स्पाउस के लिए लिया हो, अपने बच्चे के लिए लिया हो, तो आप एजुकेशन लोन के ब्याज की छूट क्लेम कर सकते हैं। तो आप समझिए कि कितनी डिडक्शंस आपको मिलती हैं। और जैसे मैंने पहले बताया था पहले सेशन में,
3,75,000 पे ब्रेक इवन आ जाता है। अगर आप 3,75,000 रुपए से ज्यादा छूट क्लेम कर सकते हैं, और मैंने तो अभी आपको 10 लाख की छूट क्लेम डिडक्शंस आपको गिनवा दी है, फिर आप ओल्ड रिजीम में रहेंगे कम से कम फाइनेंशियल ईयर 24-25 में। हाँ, 25-26 जब आएगा और जब 12 लाख का रिजीम आएगा अगले साल में, तो मुझे लगता है कि फिर ये ओल्ड टैक्स रिजीम अट्रैक्टिव नहीं रहेगी। बहुत कम लोगों के 2-4% लोगों के लिए रहेगी, और फिर आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। एक बात तो मैं बता देता हूं अपने दर्शकों को कि सरकार ने एक फायदा दिया है, वेतनभोगी कर्मचारी सैलरीड एम्प्लॉय के लिए एक आपको छूट दी है। आप हर साल कैलकुलेट कर लीजिए, मुझे ओल्ड रिजीम में फायदा है या नए रिजीम में फायदा है। आप स्विच ऑफ कर सकते हैं। बिल्कुल। बिजनेसमैन को या आपकी अगर बिजनेस इनकम है तो आपको स्विचिंग का बेनिफिट नहीं है, वरना आपको ये बेनिफिट हर साल मिलता है। बिल्कुल, और ये बहुत अच्छा एक एडवांटेज भी अगर आप देखेंगे तो, क्योंकि आप अपने हिसाब से अगर आपको लगता है कि आपको ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है ओल्ड टैक्स रिजीम तो आप उसमें, न्यू टैक्स रिजीम तो आप उसमें चले जाइए। अगर वहां जाने के बाद आपको लगता है कि जो अब तक डिडक्शंस मुझे मिलते थे वो तो यहाँ पर नहीं मिल रहे, मेरा लॉस हो रहा है, तो आप वापस से आ सकते हैं अपने ओल्ड रिजीम में। आपके पास आती हूँ मैं गिरीश जी, क्योंकि अभी तक हम ये बात कर रहे हैं कि एडवांटेजेस क्या क्या हैं, कौन से रिजीम को चुने तो उसके बाद डिडक्शंस के कहाँ कहाँ फायदे होंगे। लेकिन एक बात जो टैक्स प्लानिंग करते हुए किसी भी टैक्स पेयर को ध्यान रखनी चाहिए कि उसे क्या नहीं करना है। गिरीश जी बताएं जरा, क्या नहीं करना भी जरूरी है? मुझे लग रहा है जैसे टैक्स सिस्टम अभी निकल रहा है, जैसे एआई इंटीग्रेशन हो रहा है, जैसे डेटा इतनी जल्दी अवेलेबल हो रही है, आप अगर अपने एआईएस देखिए आप भी सरप्राइज हो जाएंगे भाई कितनी डेटा अपने ऊपर है। आपने क्या क्रेडिट कार्ड खर्चे किए, आपने क्या क्या बड़े बड़े एक्सपेंसेस किए, सब उसमें आता है। कभी कभी मुझे भी याद नहीं रहता भाई क्या किया है, पर एआईएस सब कुछ बता देता है। ये बैकग्राउंड है। तो अगर आप देखेंगे क्या 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 चालू हुआ, एचआरए के ऊपर अटैक हुआ, फिर उसके बाद आप देखेंगे डोनेशंस के ऊपर अटैक हुआ, भाई ईटीजी की डोनेशन जेन्यून है कि नहीं है, एचआरए जेन्यून है कि नहीं है। अभी आप देखेंगे न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, आप खर्चे के ऊपर देख रहे हैं, भाई आपकी आमदनी इतनी है पर आपने कुछ विड्रॉ नहीं किया है बैंक से, कहाँ कहाँ से आप पैसे दे रहे हैं, किसको किसको पैसे दे रहे हैं, आपका साल का खर्चा कितना है, आपका डॉक्टर का बिल कितना है, आपके नौकर के बिल कितने हैं, सब सब डेटा आज बहुत ही रेडीमेड एआई से आ रही है। तो बहुत ही एआई इंटीग्रेटेड सिस्टम है। तो आपको कुछ भी गलत नहीं करना है इन द लियोर ऑफ भाई अभी आप एटीजी डोनेशन दे दो आपको डिडक्शन मिल जाएगा। कोई गलत डोनेशन नहीं देनी है, कुछ गलत एचआरए नहीं करना है, कुछ गलत क्लेम नहीं करना है, क्योंकि आजकल पेनल्टी भी ऑटोमेटिक है और डिमांड भी ऑटोमेटिक है और डेटा सब इंटीग्रेटेड है। तो क्या नहीं करना है, क्यूट नहीं बनना है, बाकी लोग का सुन सुन के नहीं करना है, गलत नहीं करना है, अच्छा कंप्लायंस करना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो लोग भूल जाते हैं वो इंटरनेशनल असेट्स में है। बहुत लोग ने अभी ये $250,000 स्कीम्स में पैसे बाहर भेजे हैं, बहुत ही इंटरनेशनल असेट्स क्रिएट करे हैं, कहाँ वहाँ इनकम जमा होती है, वो भी इनकम बराबर से डिस्क्लोज करनी है, वो भी इनकम बराबर से टैक्स पे उन पे भरना है, क्रेडिट क्लेम करना है, सब कुछ बराबर ध्यान में रखना है। तो एक तो टैक्स भरना हो गया जो आपको एकदम ही सही तरीके से करना है, जो भी डिस्क्लोजर्स देने हैं आपको प्रॉपर्टीज के बारे में, बैंक अकाउंट्स के बारे में, इंटरनेशनल असेट्स के बारे में, उसको बराबर बराबर से समेटे, ताकि जब भी आप रिटर्न भरना चाहें तो सब इजी हो जाएगा आपके लिए। बिल्कुल, तो ये बहुत ही ऐसी चीज़ें हैं माइन्यूटली जिस पे ध्यान दिया जाता है, आपको लगे ना लगे लेकिन आपके हर ट्रांजैक्शंस पर नज़र रहती है। और इस वजह से ज़रूरी है कि सिर्फ टैक्स डिक्लेरेशन जब आप करते हैं तो इनकम के अलावा अगर कोई अदर सोर्सेज हैं आपके इनकम के तो उसको भी आप डिक्लेयर कीजिए, नहीं तो कहीं ना कहीं वो पकड़ में आ ही जाएगी। अब अदर इनकम की अगर बात कर रहे हैं तो सुनील जी, कई बार ऐसा हम देखते हैं कि म्यूचुअल फंड्स में अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या आप अगर स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो वहां से भी आपको मुनाफा होता है। कई बार सैलरीड लोग भी ये करते हैं कि वो नौकरी भी कर रहे हैं, साथ में वो स्टॉक्स में भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और वहां से भी उनको प्रॉफिट हो रहा है, वो एक तरीके से इनकम जनरेट कर रहे हैं। इसका टैक्सेशन कैसे होता है सुनील जी? देखिए, जब अभी गिरीश जी जो बात कही है कि अभी कंसेप्ट मैचिंग का भी आ गया है कि आपकी इनकम जितनी है उसमें एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट जो आपने किया उसको भी मैच करना बड़ा जरूरी है। और जहां आपने जो दूसरा मुद्दा इसके बाद ले उठाया लूंगी। कि जो पैसिव इनकम है, पैसिव इनकम मतलब है कि आपने मान लीजिए कोई डिविडेंड से इनकम आ गई है, आपको कोई ब्याज से इनकम आ गई है। और विशेषकर मैंने देखा सैलरीड एम्प्लॉय के केस में क्या होता है, मान लीजिए आपने नौकरी शिफ्ट की, आपने किसी एम्प्लॉयर को शिफ्ट किया, आपने ए को छोड़ के बी को ज्वाइन कर लिया, तो आपकी ये ड्यूटी बनती है कि आप अपने पुराने एम्प्लॉयर का फॉर्म 16 उसको जमा करवाएं अपने नए एम्प्लॉयर को। लोग नहीं करवाते हैं। अब होता क्या है कि बेसिक एग्जम्पशन की जो छूट है वो पुराने एम्प्लॉयर ने भी दे दी और नए एम्प्लॉयर ने भी दे दी, तो आपकी जो टैक्स की लायबिलिटी है वो कम कैलकुलेट होती है। मान लीजिए आपको 7 लाख वहां मिलते थे, 7 लाख वहां मिलते थे, तो नए एम्प्लॉयर ने भी कोई टैक्स नहीं काटा और पुराने ने भी नहीं काटा, जबकि 14 लाख रुपए का तो टैक्स बनता है।
तो ऐसे केस में एडवांस टैक्स की लायबिलिटी भी आ जाती है, उसपे ब्याज भी लगना शुरू हो जाता है। लोग ये गलतियां करते हैं, विशेषकर सैलरीड एम्प्लॉय बहुत गलतियां करते हैं। दूसरा, आपको जो फॉर्म का चुनाव करना है, आईटीआर 1 भरना है, 2 भरना है और 3 भरना है, इसमें बहुत गलतियां करती हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग आजकल एफ एंड ओ में काम करते हैं, और आपको पता होगा एफ एंड ओ से जो इनकम होती है वो बिजनेस इनकम होती है। आप म्यूचुअल फंड की सेल परचेज करते हैं, आप भूल जाते हैं कि मेरे को प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, आप इनकम नहीं दिखाते और अपना आईटीआर 1 भरना शुरू कर देते हैं, क्योंकि आप सैलरीड एम्प्लॉई हैं, जो कि नहीं है अलाउड। आपको अगर म्यूचुअल फंड से कोई कैपिटल गेन से इनकम है, तो आपको आईटीआर 2 फॉर्म ही भरना पड़ेगा। एफ एंड ओ से है तो आईटीआर 3 भरना पड़ेगा। इन बातों का आपको ध्यान रखना है, यानी मैचिंग कंसेप्ट नंबर 1, एआईएस नंबर 2, सही फॉर्म का चुनाव नंबर 3। और जो अभी गिरीश जी ने कहा था, बड़ी इंपॉर्टेंट बात, आजकल बहुत लोग रेमिटेंसेस करते हैं। आपको पता है कि ब्लैक मनी एक्ट में भी आपको उसको रिपोर्ट करना बहुत जरूरी है, और पेनल्टी भी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा पेनल्टी सरकार उस पर लगाती है। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि अगर कोई भी आप बेनिफिशियल इंटरेस्ट आपका फॉरेन एसेट्स में है, चाहे वो म्यूचुअल फंड में आपने लगाया, स्टॉक में लगाया, कोई प्रॉपर्टी बेची, या कोई रेमिटेंसेस किया आपने, मान लीजिए अपने बच्चों के एजुकेशन लोन के लिए आपने पैसा भेजा है, आपका टीसीएस कलेक्ट हुआ है, या आपने कोई और इन्वेस्टमेंट की है, तो आप उसको अपनी इनकम से मैच करके ही अपनी रिटर्न फाइल कीजिए। जी बिल्कुल, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और ये मत भूलिए कि आप कहीं से भी इनकम जनरेट कर रहे हैं, वो आपकी इनकम है, और अगर वो टैक्सेबल है तो फिर आपको टैक्स भरना है। गिरीश जी, एक बार फिर आपके पास में आती हूँ। जैसे होता है पैनिक सेलिंग, वैसे ही होता है पैनिक इन्वेस्टमेंट। क्योंकि कई बार कई लोग ऐसे होते हैं जिनको ये लगता है कि उन्होंने तो कुछ ऐसा इन्वेस्टमेंट किया नहीं है जिससे कि वो अपना टैक्स बचा सके। ऐसे में कई लोगों का हमने जो देखा है, वो इंश्योरेंस लेने लगते हैं कि इसको लेने से भी वो टैक्स बचा लेंगे। क्या इस प्रवृत्ति से हमें बचना चाहिए? मुझे लगता है इंश्योरेंस इज अ गुड प्रोडक्ट। हर आदमी का बैलेंस पोर्टफोलियो में इंश्योरेंस होना चाहिए, पर पैनिक में नहीं होना चाहिए। इंश्योरेंस इज अ लॉन्ग टर्म प्रोडक्ट। इंश्योरेंस लेना चाहिए कौन से एरिया में कहाँ आपकी फैमिली बराबर है। और यस, देयर इज अ डिडक्शन फॉर इंश्योरेंस पॉलिसी प्रीमियम, पर उसको संभाल के लेना चाहिए, ऐसा पैनिक में नहीं लेना चाहिए। सो पैनिक बाइंग ऑफ इक्विटी लिंक्ड स्कीम्स, पैनिक बाइंग ऑफ इंश्योरेंस विदाउट लॉन्ग टर्म प्लानिंग इज समथिंग जो मैं रेकमेंड बिल्कुल नहीं करता हूँ। तो इसलिए सोच समझ के करना चाहिए। टैक्स ब्रेक मिलते हैं, पर ये प्लानिंग शुरू से ही होनी चाहिए। लास्ट 15 दिन में इसमें कुछ ज़्यादा हासिल नहीं कर सकता है आदमी। जी, और इसके अलावा टैक्स सेविंग का एक बड़ा ही पॉपुलर टर्म है सुनील जी, टैक्स हार्वेस्टिंग। ये भी हम देखते हैं कि काफ़ी लोग करते हैं टैक्स अपना बचाने के लिए। आप ज़रा बताइए कि इस टैक्स हार्वेस्टिंग का फ़ायदा कैसे मिल सकता है, और अगर फ़ायदा है तो क्या इसके कुछ नुकसान भी हैं? देखिए, इस साल तो ये टूल बहुत ही काम आने वाला है। आपको पता होगा कि इस फाइनेंशियल ईयर के पहले जो पार्ट में मार्केट बहुत बूम कर रही थी, लोगों ने बहुत कैपिटल गेन में पैसा कमाया, और जो लेटर पार्ट है, पिछले 3-4 महीने से मार्केट बहुत ज्यादा डाउन है और बहुत सारे लॉस कर रहे हैं। तो आप बड़ा अच्छा टूल है कि अगर आपने कैपिटल गेन से इनकम है, और देखिए, चाहे आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से इनकम हुई हो या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से इनकम हुई हो, अब आप शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस बुक करके दोनों को एडजस्ट कर सकते हैं। तो लोग करते क्या है कि जिन शेयर्स पे उनको लॉस है या म्यूचुअल फंड पे लॉस है, उनको आप रीसेल कर दीजिए, लॉस बुक कर लीजिए, उसको दोबारा बाई बैक कर लीजिए। आपने अपनी होल्डिंग को भी इंटैक्ट कर लिया, लेकिन आपको परचेज जो प्राइस है वो कम आ गया, लॉस बुक हो गया। तो आपको जो साल के पहले हिस्से में जो इनकम हुई थी, जो कमाई हुई थी, चाहे वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स हो, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं अपने दर्शकों के लिए, चाहे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स हुई हो, आप शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉसेस को एडजस्ट कर सकते हैं। इसको हम कहते हैं लॉस हार्वेस्टिंग। आपने अपने लॉस को भी, आपने उसको उपयोगी बना लिया। और आपको एक बात और याद ध्यान रखनी है कि माननीय वित्त मंत्री जी ने जब फाइनेंस एक्ट 2 पेश किया था जुलाई 2024 में, तो लॉन्ग टर्म जो इक्विटी शेयर्स पर जो छूट थी, बेसिक एग्जम्पशन, वो 1 लाख से बढ़ाकर 1.25 लाख रुपए तक कर दी थी। यानी कि आप लिस्टेड इक्विटी, लिस्टेड म्यूचुअल फंड में अगर आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कमाते हैं, 12 महीने ज्यादा होल्डिंग पर पैसा कमाते हैं, तो 1.25 लाख रुपए तक की छूट है। तो अगर आपको मान लीजिए कोई भी लॉस प्रॉफिट नहीं हुआ है, आपने कुछ नहीं बेचा इस साल में, तब भी एक काम तो कर ही सकते हैं कि 1,25,000 रुपए का प्रॉफिट बुक कर लीजिए, उसको री इन्वेस्ट कर दीजिए दोबारा से उन्हीं भावों में। तो आपको 1,25,000 रुपए पर जो टैक्स की छूट है वो आपको मिल जाएगी। तो इस तरह से हम शेयर मार्केट की टैक्स प्लानिंग कर सकते हैं। होती है ये, लेकिन आप गिरीश जी इसको, क्योंकि वॉलेटाइल मार्केट है, और वॉलेटाइल मार्केट में जिस तरीके की सिचुएशंस हम देख रहे हैं, ऐसे में आप कैपिटल लॉस हार्वेस्टिंग को कैसे देखते हैं गिरीश जी? मैं तो इसको बहुत ही बढ़िया तकलीफ की बात देखता हूँ। क्यों, बताता हूँ मैं आपको। क्या क्या लोग कर सकते हैं, जो लोग कर रहे हैं। सपोज मैंने अपने शेयर्स मैंने फादर को बेच दिए और लॉस बुक किया। सपोज मैंने शेयर्स मार्केट में बेच दिए, नेक्स्ट डे खरीद लिया। सपोज मैंने पहले शेयर्स खरीद दिए, फिर बाद में वही शेयर्स बेच दिए जूने वाले, और लॉस बुक किया।
अगर मैं ये सब करूंगा अगर मैं ये सब करूंगा, क्या गार इस पे अप्लाई होगा? क्या जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल अप्लाई होगा? क्या टैक्स वाला कहेगा ये सब्सटेंस बिना ट्रांजैक्शन है, मैं इसके लॉसेस डिनाई करूंगा? गार की लिमिट 3 करोड़ है, पर मैकडॉवेल्स ओल्ड केस लॉ है। और आज एआई के जमाने में एक एक कमांड लगेगा टैक्स ऑफिस को निकालने के लिए, भाई जिनके पास पहले प्रॉफिट था और उन्होंने मार्च में लॉस बुक किया है उनको नोटिस भेजो, पूरा समझो क्या है, क्या ये जेन्यून सेल थी कि खाली ये लॉस बुक करने की सेल थी। क्या टैक्स ऑफिस इसको कैसे अप्रोच करेगा, जैसे उसने एचआरए को अप्रोच किया है अभी, फिर डोनेशंस को अप्रोच किया है? हम्म। क्या ये लॉस ट्रेडिंग सब ब्लाइंडली सबको बोलना चाहिए भाई बहुत अच्छी चीज है बुक कर लीजिए? मुझे लगता है ऐसे ब्लाइंड लॉस बुकिंग इन द सेम स्टॉक जो आप फिर से खरीद लेंगे हम्म। इज प्लेइंग विद फायर। इस पे बड़ा अटैक आएगा, क्योंकि अभी टैक्स ऑफिस इज वेरी वेरी मच्योर, डेटा इज वेरी वेरी रेडीली अवेलेबल, और ऐसे क्यूटली अगर आदमी कुछ भी करेगा तो बिल्कुल तकलीफ में आएगा। अगर आदमी जेन्यूनली सेल करता है और कोई और स्टॉक खरीदता है, अगर जेन्यूनली लॉस बुक करता है, कोई स्टॉक से बाहर निकल जाता है, तो बात समझे। अगर वही स्टॉक में करे और वही वही चीजें करे, अपनी वाइफ को ट्रांसफर करे, अपने बेटे को ट्रांसफर करे, मुझे तो ये सब लगता है कहीं ना कहीं रिस्क में लेके जाएगा इंडिविजुअल को। सो लेजिटिमेटली कह सकते हैं, ये कर सकते हैं, पर एंटी अवॉइडेंस रूल्स और मैकडॉवेल्स और टैक्स ऑफिस का अप्रोच देते, क्या ये आपको तकलीफ में ला सकता है? बिल्कुल तकलीफ में ला सकता है। क्या टैक्स ऑफिस इतना चुप बैठेगा भाई 2-3 साल के बाद हम इसको भूल जाएंगे? बिल्कुल नोटिस आएंगे, पूरी डिटेल्स देने पड़ेंगे। तो मुझे लगता है बहुत ही कॉशन में चलना चाहिए, हम्म। बहुत ही संभाल के करना चाहिए, ब्लाइंडली ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए जो आपको बिल्कुल तकलीफ में लाए। ये टैक्स प्लानिंग के बदले हमें कहना चाहिए टैक्स कंप्लायंस, अच्छे से सोना। जो राइट चीज है, जो जो छूट मिलती है आपको लॉ में, बिल्कुल क्लेम करना चाहिए, बिल्कुल। बिल्कुल प्लान करना चाहिए, बिल्कुल कंप्लाई करना चाहिए, अच्छे से डेटा जमा करना चाहिए ताकि आगे चल के इकट्ठा कर सके डेटा को। और मैं बहुत रेकमेंड करता हूँ लोगों को, ये कॉल पे जो भी ये सुन रहे हैं, जो भी आप डेटा जमा कर सकते हैं प्लीज करिए। 2 साल के बाद इतना भागने की जरूरत नहीं है। मार्च का महीना पूरा यूज कीजिए अपने फाइल को बराबर करने के लिए, कंप्लायंस को बराबर करने के लिए, ताकि रिटर्न फाइलिंग इजी होगी, और एट द सेम टाइम अगर कुछ क्वेरी आई असेसमेंट होगी तो वो भी बराबर होगी। तो टैक्स हार्वेस्टिंग, लॉस हार्वेस्टिंग, ये सब शब्द अच्छे हैं, पर संभाल के करना चाहिए, कहाँ जेन्यून लॉसेस है। ऐसे बिल्कुल। ऊपर नीचे करेंगे तो बिल्कुल सीधा स्क्रूटिनी में जाएंगे। बहुत ही जेन्युइन पॉइंट आपने यहाँ पर उठाया, क्योंकि ये बात आपने बिल्कुल सही कही कि कुछ चीज़ें बड़ा अट्रैक्ट करती हैं लेकिन उसके बहुत सारे डिसएडवांटेजेस भी होते हैं और उसको ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। एक आखिरी सवाल है मेरा आपसे सुनील जी, एडवांस टैक्स को लेकर। एडवांस टैक्स जो होता है, शो की शुरुआत में भी हमने इस पर बात की, वो किन के लिए होता है और किस तरीके से इसको करना चाहिए? देखिए, एडवांस टैक्स से पहले जो सर ने बात की है गिरीश जी ने, मैं उसमें थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा कि अगर आप ऑफ द लाइन ट्रेडिंग कर रहे हैं, ऑफ मार्केट कर रहे हैं, ऑफ कोर्स आपको, अगर आप टैक्स अवॉइड कर रहे हैं, देखिए टैक्स प्लानिंग, टैक्स अवॉइडेंस और टैक्स इवेजन, ये 3 टर्म्स हैं। अगर आप टैक्स प्लान कर रहे हैं, आप लिस्टेड मार्केट में शेयर्स को सेल परचेज कर रहे हैं और लॉस बुक कर रहे हैं, तो देयर इज नो हार्म। ऑफ कोर्स अगर आप सब प्लानिंग करके आप ऑफ द मार्केट कर रहे हैं तो देयर मे बी ए कॉशियस कॉल फ्रॉम द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। जहां तक एडवांस टैक्स की बात है, आपको पता होगा 4 इंस्टॉलमेंट में एडवांस टैक्स जमा करवाना होता है। किसी भी एसएससी को जिसकी 10,000 रुपए ज्यादा टैक्स लाइबिलिटी है, उसको एडवांस टैक्स जमा करवाना होता है। और डेट्स हैं 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर और 15 मार्च। अगर आपने सीनियर सिटीजन को छूट दी है, अगर सीनियर सिटीजन के पास में कोई बिजनेस प्रॉफिट नहीं है, तो फिर वो एक इंस्टॉलमेंट में ही जमा करवा, एडवांस टैक्स की उनको लाइबिलिटी नहीं है। और आप छोटे व्यापारी हैं तो आपको 44 एडीए में आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं, तो आप एक ही किस्त 15 मार्च की जमा करवाएंगे। अगर आप एडवांस टैक्स जमा नहीं करवाते हैं तो फिर आपको 1% पर मंथ का ब्याज सरकार को देना होता है। और 31 मार्च तक भी जमा नहीं करवाते हैं तो फिर धारा 234 बी का फिर ब्याज शुरू हो जाता है, जब तक आप रिटर्न फाइल नहीं करते हैं। तो आप अपनी एडवांस टैक्स की कैलकुलेशन कर लीजिए। जैसे मैंने बताया कि 10,000 रुपए ज्यादा की जिसकी भी है लाइबिलिटी, हाँ, उसमें से अपना टीडीएस और टीसीएस को एडजस्ट कर लीजिए। अगर टीडीएस करता है या टीसीएस करता है तो उसको आप एडजस्ट कर लीजिए। बैलेंस को आप 4 हिस्सों में जमा करवा दीजिए। और उसकी जो जो स्कीम दी है सरकार ने, 15 जून तक 15%,
15 सितंबर तक 45%, 15 दिसंबर तक 75% और 15 मार्च तक 100% आपको एडवांस टैक्स जमा करवाना है। जी बिल्कुल, इन डेट 15 मार्च तक का- एडवांस टैक्स की किस्त जो है वो जमा कर लीजिए और साथ ही अपना एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट, वो भी आपके लिए बहुत जरूरी है। और बहुत सारे वो टिप्स जो आज हमारे दोनों गेस्ट ने हमें दिए वो बहुत जरूरी है। लास्ट मिनट प्लानिंग हो या फिर शुरू से भी आप प्लानिंग कर रहे हो तो ऐड कर लीजिए इसको अपनी बकेट लिस्ट में, और जल्दी से 31 मार्च तक का समय आपके पास, उससे पहले आप टैक्स की ये फुल प्रूफ प्लानिंग कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों ही लोगों का हमारे साथ इस शो पर जुड़ने के लिए और इस महत्वपूर्ण चर्चा में हिस्सा लेने के लिए बहुत शुक्रिया। तो टैक्स प्लानिंग की ये स्मार्ट टिप्स जो आएंगे आपके काम, और इसी के साथ मनी गुरु में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहें जी बिजनेस के साथ। नमस्कार।